किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने सरकार को संसद में घेरा। कहा, नए कृषि कानून से मंडी होगी खत्म। मोदी सरकार हम दो हमारे दो की सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, पैंगोंग लेक इलाके से भारत चीन दोनों सेना हटाने के लिए तैयार। राहुल गांधी बोले, भारत की जमीन जाने क्यों दे रही है सरकार, ये शहीदों का अपमान। उत्तराखंड त्रासदी के बाद जारी राहत और बचाव का काम धौली गंगा में फिर जल स्तर बढ़ने से रुका। प्रशासन ने आसपास के गांवों के लोगों से चौकन्ना रहने की दी हिदायत। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, पहले शाह बताएं उनके बेटे जय शाह के पास इतना पैसा कहां से आया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और अधिकारियों पर राज्य में कोरोना टेस्टिंग की आड़ में अरबों रुपयों के घोटाले का लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम में लगाई डुबकी। खुद नाव चलाकर पहुंची घाट पर। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रदर्शनकारियों की कुत्तों से की तुलना। विपक्ष ने की आलोचना। कहा, मुख्यमंत्री मांगे माफी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ जारी किया प्रतिबंध लगाने का आदेश। कहा, आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन को तुरंत रिहा करे सेना। और भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटर में प्लांट किया गया था साजिश रचने का सबूत। अमेरिकी फॉरेंसिक डिजिटल कंपनी आर्सेनल की जांच रिपोर्ट में दावा। आंदोलन को गति देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोकने की योजना बनाई है। बुधवार को प्रेस रिलीज जारी कर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 18 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल रोको अभियान चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की 12 फरवरी को राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल फ्री करने की भी योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले की सालगिरह पर जवानों और किसानों के लिए देश भर में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। इनके अलावा 16 फरवरी को जाट नेता सर छोटू राम की जयंती पर किसानों ने सॉलिडरिटी शो करने की योजना बनाई है। आंदोलन के समर्थन में जगह जगह किसानों का महापंचायत हो रहा है। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में एक किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की वजह से किसानों की आवाज दबेगी और करोड़पतियों की आवाज बुलंद होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का 56 इंच का सीना है और उसके अंदर एक छोटा सा दिल है जो सिर्फ उनके उद्योगपति मित्रों के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे। आपको एमएसपी मिलेगी, आपकी मदद के लिए कानून बनेंगे, आपको पीसने के लिए नहीं। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि किसानों के मन में गलत धारणाएं बनाई गई हैं और वे अफवाहों के शिकार हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, जो किसान भाई बहन दिल्ली की सीमाओं के बाहर बैठे हैं, गलत धारणाओं और अफवाहों के शिकार हैं। सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है और आदर करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को लेकर लोकसभा में विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। कृषि कानून वापस लेने के नारे लगाए। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों को आंदोलन जीवी कहा था। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि आंदोलन जीवी ही परजीवी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चौतरफा आलोचना हुई। विपक्ष ने पीएम मोदी को इतिहास की जानकारी नहीं होने की बात कही। विपक्ष का कहना है कि देश को आज़ादी ही आंदोलन की वजह से मिली है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी के इस बयान की कड़ी आलोचना की। गौरतलब है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच सरकार के साथ 10 दौर में बातचीत भी हुई, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका है। इसके बाद किसान और सरकार में बातचीत की कोई पहल नजर नहीं आ रही है। संसद सत्र चल रहा है, लेकिन यहां मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानूनों को किसान हितैषी बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।
आत्मनिर्भर ऐप कू अपने यूजर का डेटा लीक करने के मामले में विवादों में घिरता नजर आ रहा है। एक चर्चित एथिकल हैकर एलियट एल्डरसन ने दावा किया है कि कू ऐप अपने यूजर का डेटा लीक कर रहा है। हाल ही में ट्विटर और मोदी सरकार के बीच तकरार के बाद ये ऐप चर्चा में आया है। कू ऐप को भारत में ट्विटर का विकल्प माना जा रहा है। पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्र सरकार के अन्य विभागों ने इस पर अपना अकाउंट बना लिया है और लोगों से भी इससे जुड़ने की अपील की है। यूजर की डेटा प्राइवेसी को लेकर कू के संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्णन ने बताया कि अभी हम मोनेटाइजिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी थर्ड पार्टी को डेटा साझा करने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा कुछ नया करेंगे और कोशिश करेंगे और मोनेटाइजेशन के लिए ऐसा तरीका निकालें जिसमें यूजर के डेटा को कोई जोखिम ना हो। एथिकल हैकर एलियट एल्डरसन ने दावा किया कि उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू की टेस्टिंग की है। टेस्टिंग से पता चला है कि ये ऐप यूजर का ईमेल, जन्मतिथि, नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को लीक कर रहा है। एल्डरसन ने पिछले दिनों आधार और आरोग्य सेतु ऐप में भी खामियां उजागर की थी। कू पर एथिकल हैकर एल्डरसन के दावे के बाद कंपनी के संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्णन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि डेटा लीक के बारे में कुछ खबरें अनावश्यक रूप से चल रही हैं। विजिबल डेटा ऐसा है जिसे यूजर ने खुद कू के अपने प्रोफाइल में शो किया है। इसे डेटा लीक नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी यूजर की प्रोफाइल पर जाते हैं तो आप इसे वैसे भी देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर एल्डरसन ने जवाब भी दिया है और कहा कि उन्होंने पहले ही इसकी जांच की थी, जो सच नहीं है। इससे पहले कू की आत्मनिर्भरता को लेकर भी सवाल उठ चुका है। कंपनी का दावा है कि ये एक रजिस्टर्ड भारतीय कंपनी है, जबकि इसमें चीनी निवेशक शुवेई कैपिटल ने निवेश किया था। इसे लेकर कंपनी ने सफाई दी है कि ऐप बनाने के लिए 2.5 साल पहले फंड रेजिंग की गई थी। हाल ही में 314 कैपिटल नाम की कंपनी ने इसमें निवेश किया है। शुवेई सिंगल डिजिट निवेशक था जिसने शुरुआती दिनों में निवेश किया था। अब चीनी निवेशक को पूरी तौर से हटाया जा रहा है। प्ले स्टोर पर ऐप के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये एक असली आत्मनिर्भर ऐप है। इस ऐप को अगस्त 2020 में आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में दूसरा स्थान मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में कू में $4.1 मिलियन का निवेश हुआ है। इनमें एक्सेल पार्टनर, कलारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इंक्यूबेटर जैसी कंपनियों ने निवेश किया। देसी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू को ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके ऐप को 14 नवंबर 2020 को प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया था। ये 10 देसी भाषा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया और असमी में मौजूद है। कू ऐप प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को प्ले स्टोर पर औसतन 4.5 और एप्पल स्टोर पर 4.1 रेटिंग मिली है और अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। कू लगभग ट्विटर की ही तरह काम करता है। यूजर इसमें एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। ऐप के जरिए फोटो, वीडियो, ऑडियो और मैसेज एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। कू को देसी ट्विटर भी कहा जा रहा है। अब तक इस ऐप पर सूचना मंत्रालय, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कॉमन सर्विसेज सेंटर और रविशंकर प्रसाद तथा पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्रियों के वेरीफाइड हैंडल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देशभक्त और देशद्रोही जैसे शब्द ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। सरकार पर विरोधी आवाजों को दबाने के लिए यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बेजा इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि साल 2016-2019 के बीच यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही दोष साबित हुआ है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल इस कानून के तहत 1948 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गो न्यूज ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि देश में यूएपीए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में लगातार इजाफा हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जहां 2016 में 999 लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए थे, 2018 में ये आंकड़ा पहुंच गया 1421 तक।
एक अन्य जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में देशद्रोह के आरोप में 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 2 को दोषी ठहराया गया और 29 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। देशद्रोह के 93 मामलों में से उसी वर्ष 40 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया था। यूएपीए का इस्तेमाल करने वालों में सबसे अव्वल रहा कर्नाटक, जहां 22 मामले दर्ज हुए। उसके बाद असम, जम्मू कश्मीर और फिर 10 मामलों के साथ नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। सवाल में गिरफ्तार और दोषी लोगों के धार्मिक जातीय पृष्ठभूमि के बारे में पूछा गया था। हालांकि मंत्री ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो धर्म और जाति से जुड़े आंकड़े नहीं रखता है। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 25% से भी कम मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल की है। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए पिंजरा तोड़ आंदोलन चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस साल मई से जेल में हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया था। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यूएपीए के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडले, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा आदि भी जेल में हैं। यदि कोई यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपित है तो वो अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता और जांच की अवधि को सरकारी वकील के अनुरोध पर 90 दिनों से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अभियुक्त के पास जमानत पाने का कोई मौका नहीं होता है। यदि न्यायालय की राय में मामला प्रथम दृष्टया सही है तो वो आरोपी व्यक्ति को नियमित जमानत देने से भी इनकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पे लगातार चल रहा है। संसद के बजट सत्र में, संसद के गलियारों में भी किसानों के मुद्दे गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसमें, और साथ ही अब बजट पर जो बहस हो रही है उसमें भी किसानों के मुद्दे अहम है। सरकार की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कृषि कानून किसानों के हित में है। इन सब के बीच में किसान अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे और साथ ही देश में अन्य जगहों पे भी। और आंदोलन में अब और तेज़ी लाई जाएगी, ये कहा है किसान संगठनों ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 22 फरवरी को सिरसा में एक महापंचायत की जाएगी और उसमें किसानों को आमंत्रित किया गया है। वहाँ पे सलाह की जाएगी कि आगे इस आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या करना है, और इसके लिए सभी किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है सिरसा। वहीं पे किसान अपने आंदोलन में लगातार तेज़ी लाने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 12 तारीख को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा को किसान टोल मुक्त कर देंगे, ये घोषणा की है संयुक्त किसान मोर्चा ने। वहीं पे 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को किसान याद करेंगे। 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी, जो कि आज़ादी से पूर्व के पंजाब के एक बड़े किसान नेता थे। और वहीं पे 18 फरवरी को रेल रोको देश भर में करने जा रहे हैं किसान 12 बजे से 4 बजे के बीच में। किसानों के मुद्दों को कामयाब डेट और जगह दबा डेट और जगह पक्का मोर्चा लगा 22 फरवरी 2021 को सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम में एक बड़ी महान किसान पंचायत होने जा रही है। उस किसान पंचायत को कल ही हमने फाइनल किया है और सिरसा के लोग जो हैं वो इस किसान पंचायत को कामयाब करने के लिए पूरी अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं और हम इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथी वहां पहुंचेंगे और किसानों के साथ इस आंदोलन के बारे में, आंदोलन के मुद्दों के बारे में और आंदोलन को कामयाब करने के लिए जो भी हमारे विचार होंगे रखेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आओ, बड़ी संख्या में आओ, ताकि इस किसान आंदोलन को अपनी जीत तक, अपनी कामयाब तक ही हम पहुँचा सकें। धन्यवाद। जहाँ पे सरकार के साथ वार्ता अभी रुकी हुई है। सरकार ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। किसान संगठनों का भी कहना है कि वे बात करने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। और विरोध प्रदर्शन लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है। किसान वहाँ पे धरना डाल के बैठे हुए हैं।
इसके साथ ही देश में अन्य जगहों पे भी किसान लगातार धरने पे बैठ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बहुत सी पंचायतें हुई अलग अलग जगहों में, अलग अलग गाँव में महापंचायतें हुई। दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में किसान लगातार कूच कर रहे हैं और इन सब के साथ अब जब सिरसा में एक महापंचायत होगी, उसमें आगे इस आंदोलन में क्या होगा उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में वहाँ पे तय होगा। इसके पहले सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत होती है या नहीं होती है, इस पे सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल किसानों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार एक कानून नहीं बनाती है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। आखिरकार 9 महीने के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में लद्दाख की सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया और ये कहा गया कि पिछले दिनों भारत और चीन के कमांडरों के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद ये सहमति बनी कि पैंगोंग लेक को लेकर सीमा पर दोनों सेनाएं 48 घंटे के अंदर पीछे हटेंगे। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भारत की जो सेना है वो फिंगर 3 से पीछे और चीन की सेना फिंगर 8 से पीछे चली जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज देश ने एक राहत की सांस ली है कि आज तकरीबन 1 वर्ष के बाद भाजपा ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि चीन हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुस पाया है। माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान आज प्रधानमंत्री जी के उस बयान को कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस पाएगा, उस बयान को पूरी तरह किस प्रकार पे और किसे बड़े स्तर पे झूठ फैलाया जा रहा था, रक्षा मंत्री के बयान ने आज माननीय प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पहली। दूसरी बात, ये आज जश्न मनाने वाली बात नहीं, हाँ एक अहम कदम ज़रूर है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, पर सही मायने में जीत तब हासिल होगी जब अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, जिन पोस्ट पे आर्मी अप्रैल 2020 पे थी, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, जब वो स्टेटस को आंटे जिसे कहा जाता है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। और दूसरा, जब सरकार ये आश्वासन दिलवाएगी और सबूत देगी कि इस डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के चलते कोई भी भारत ने अपना पेट्रोलिंग का हक अपनी सरजमीन चीनियों को नहीं दी है। तो और तीसरा, आने वाले समय में विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये गुजारिश है कि अब चीन को लेके झूठ बोलना बंद करें, देश से लुक्का छिपी का खेल बंद करें, चीन को घर से बाहर, हमारे घर से बाहर निकालें। और ये जो अंग्रेजी में खेल होता है रिंगा रिंगा रोजेस खेलने की ज़रूरत नहीं है, सत्य बोलने की ज़रूरत है। और भाजपा को भी अब समझ के खोखले जश्न और ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाँ कदम हमने ज़रूर उठाया है, मंजिल दूर है, मंजिल है कंप्लीट स्टेटस को ऑफ अप्रैल एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द पेट्रोलिंग राइट्स ऑफ इंडिया। यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी जिसमें ईस्टर्न लद्दाख में सबसे ज़्यादा, क्या आपको लगता है कि ये फिंगर 3 और फिंगर 8 से पीछे जाने की बात है और उसके बीच में जितने भी बनाए गए क्लस्टर्स वो सब हटाने की बात कही जा रही है? ये इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या चीन के ऊपर ट्रस्ट करना ठीक रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेजी की कहावत है, द बोथ द गॉड एंड द डेविल लाई इन द डिटेल। भगवान और शैतान ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी वास्तविकता में छुपे बैठे हैं इस मसले को लेके। सबसे पहले तो सरकार को प्रेस वार्ता करके बताना चाहिए नक्शे के साथ कि अप्रैल 2020 में कहाँ पेट्रोलिंग थी। दूसरा, डेप्सेंग प्लेन और CNN जंक्शन जिसे कहा जाता है उससे डिसएंगेजमेंट कब शुरू होगी। तीसरा, चारों फिंगर पे हिंदुस्तान पेट्रोल करता था। राजनाथ सिंह जी का खुद विपक्ष में जब थे बयान था कि ये हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं ये डिसएंगेज कहाँ से कर रहे हैं, अगर ये विड्रॉ कर रहे हैं मतलब अपनी खुद की ज़मीन छोड़ रहे हैं। तो 4 की बात मैं कर रहा हूं। वही तो अगर आज हमें अपनी ही सरहद से
अपने ही नाके से, जैसे हमारे पंजाब में कहा जाता है, अपने ही चेक पोस्ट से हमें 2 कदम वापस लेने पड़ रहे हैं, तो उसे मैं डिसएंगेजमेंट नहीं कहूँगा, उसे मैं विड्रॉल फ्रॉम आवर इंडियन टेरिटरी कहूँगा। तभी तो मैंने कहा नक्शे के साथ अप्रैल 2020 की तस्वीर जब तक सदन के पटल पे माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बना देते थे, ये सिर्फ एक खाली एक झूठे ढोल और खोखले जश्न वाली बात है। एक आखिरी सवाल, एक विवाद वीके सिंह के बयान को लेके हो रहा है। आपको लगता है कि वीके सिंह के बयान ने चीन को एक बार फिर या दूसरे मुल्कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एम्बैरेस किया है? एक हिंदी की कहावत है, जब दोस्त ही ऐसे हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। ये कहावत वीके सिंह जी पे लागू होती है। भाजपा में जब मंत्री ही ऐसे हों तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को, देश के क्लासिफाइड ऑपरेशंस को, आर्मी के क्लासिफाइड ऑपरेशंस को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं। दुश्मन तो खुद वीके सिंह के रूप में हमारे घर में बैठे हुए हैं। आज ये प्रधानमंत्री को वीके सिंह से सफाई मांगनी चाहिए कि किस बुनियाद पे, किस बिना पे उन्होंने ये बयान दे दिया, और आज वीके सिंह हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के वकील बन के बात कर रहे हैं कि चीन की मदद करने के लिए चीनियों के प्रवक्ता बने बैठे हैं। इस पे सफाई देनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से जयवीर शेरगिल का कहना है कि वीके सिंह के मामले में सरकार को सफाई देनी चाहिए, और साथ ही अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी उसको उसका नक्शा सामने रख के सरकार को, देश को ये बताना चाहिए कि वर्तमान में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये वाकई डिसएंगेजमेंट है कि भारत की सेना अपनी ही टेरिटरी से पीछे हट रही है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।